राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में। फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1600 में आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा तो वहाँ पे हिस्ट्री में बताया गया होगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई और 1858 में सिपाही म्यूटनी हुई। तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा, जिसके बाद क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो इसी कंपनी रूल में जो एक्ट अपने यहाँ पे बने, तो सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसके बाद लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जो चलाने के लिए नींव रखी गई और यहाँ से ही रिकॉग्नाइज्ड किया गया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर सेकंड जो इसकी विशेषताएं थी, तो सबसे पहले इसमें जो हमारे यहाँ रहते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, तो अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और यही थे लास्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑल 3 प्रेसिडेंसीज अंडर द बंगाल, जो 3 मद्रास, बॉम्बे और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो एक ही प्रेसिडेंसी में मर्ज हो गई। फिर इसी रेगुलेटिंग एक्ट से जो अपने यहाँ कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, और ये 1+3 के पैटर्न में था, यानी एक चीफ जस्टिस और अदर जज थे 3। तो जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा MP थे, और जो अदर जज में चैम्बर और लेमेस्टर और हाइड। फिर सेकेंड थिंग, स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर ओवर द कंपनी। इसमें रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स थे। फिर आया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, इसको जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। फिर आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और इसमें ये बेसिकली लाया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियां दूर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले सेपरेट किया गया कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, यानी जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उनको सेपरेट किया गया, और ये दोहरी शासन प्रणाली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर कॉमर्शियल अफेयर्स मैनेज्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो वाणिज्यिक चीज़ें थी उनको मैनेज किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। उसके बाद जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे वो मैनेज किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। फिर ये जो 1784 का एक्ट था, इसी से एम्पावर किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइज और डायरेक्ट सभी जो ऑपरेशंस है जैसे कि सिविल, मिलिट्री एंड जो रेवेन्यू, जितने भी जो ब्रिटिशर्स के आधिपत्य वाली जगह थी उनके इन्हीं के द्वारा जो है एम्पावर की गई। फिर इसके बाद यहाँ पे इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र जो वो रिकॉग्नाइज किए गए, और उन्हीं के अंडर में सारा जो प्रशासन था उन्हीं के अंडर में हुआ। फिर आया एक्ट ऑफ 1786। सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 2 डिमांड के साथ। पहला, ओवरराइड पावर इन स्पेशल केसेस, यानी जो पैनल होता था अगर वो बहुमत उसका दूसरा है और यहाँ पे ये स्पेशल केसेस में उस बहुमत को ना मानकर अपनी जो करना चाहते थे वो कर सकते थे, यानी इनका जो भी कहेंगे वो माना जाएगा। और सेकंड डिमांड थी, ही वुड आल्सो द
कमांडर इन चीफ अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1786, यानी कि ये कमांडर ऑफ चीफ रहे 1786 एक्ट के अनुसार। फिर आया फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 के चार्टर एक्ट में बताया गया स्टैंडर्ड द पावर ऑफ कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल, यानी कि जो कॉर्नवालिस था उसकी परिषद में उसकी पावर को बढ़ाया गया। ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे उनका जो रेवेन्यू सैलरी वगैरह थी वो इंडियन रेवेन्यू से ही जनरेट होती थी। और द प्रिविलेज ऑफ ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी स्टैंड फॉर 20 ईयर, भारत में जो व्यापार था उसको 20 साल तक फिर से बढ़ाया गया। 1793 के चार्टर एक्ट थे। फिर आया चार्टर एक्ट 1813। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरी आई इंडिया को, सबसे पहले यहाँ 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार क्रिश्चियन मिशनरीज आई भारत में ज्ञान प्रसारित करने के लिए। और इसी में एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, जो मोनोपोली थी व्यापार में उसको एबॉलिश किया गया, एक्सेप्ट मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, यानी चाइना के साथ जो चाय का व्यापार था उसको छोड़ के सारे जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया गया। और अलॉटेड टू 1 लाख फंड फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन, यानी कि भारतीय लोगों के एजुकेशन के लिए 1 लाख फंड दिया। और जो एजुकेशन था वो बेसिकली स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसी को बढ़ाने के लिए 1 लाख ये जो फंड था उसको दिया गया था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें से सबसे पहले मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सबसे पहले ये बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स इनके अंडर थी। सेकेंड, डिप्राइव्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, और इन्हीं के अंडर सारी पावर्स थी और लॉज रेगुलेशन सब इसी के अनुसार था। फिर एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और इसी के अनुसार जो है पूरा मोनोपोली थी ट्रेड की उसको समाप्त कर दिया गया। और यहीं से ही इंट्रोड्यूस हुआ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट था उसका इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर आया यहाँ पे 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें सबसे पहले सेपरेशन फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका की जो भी शक्तियाँ हैं या फिर उनके कार्य हैं उनको सेपरेट कर दिया गया। फिर यहाँ पे एडेड 6 न्यू मेंबर्स एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर ऐड किए गए। द विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, जो ये विंग थी परिषद की वो मिनी पार्लियामेंट के जैसे कार्य करती थी। फिर इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यहीं से ही स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ओपन कंपटीशन है, भारत में जो सिविल सर्वेंट बनने का कंपटीशन था वो यहीं से स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले जो इंडियन सिविल सर्विसेज के में अपॉइंट हुए 1854 में वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इसके बाद इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर, इसमें जो पहले की तरह जैसे 20 साल के लिए पहले बढ़ाया गया था ट्रेड, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम नहीं था जो इसमें बताया गया हो। और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस एंड नाउ 18 मेंबर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसमें पहले 24 मेंबर होते थे, अभी 18 मेंबर्स इसमें बचे हैं। तो सब इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाइप करें, लाइक करें। और आप कमेंट में जैसे कोई ना समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।